program Pakistan to America with Shaila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान शायद वो वाहिद खित्ता है जिसे आप हर किस्म के तजर्बे की लेबॉर्ट्री कह सकते हैं। हमने आज़ादी के बाद पहले 1 यूनिट का तजर्बा किया, फिर 3 बार मार्शल लॉ का तजर्बा किया, फिर बार बार जमहूरियत का तजर्बा हुआ, यानी मार्शल लॉ फिर जमहूरियत फिर मार्शल लॉ फिर जमहूरियत। जमहूरियत के नाम पर हुक्मरानों की जो खेप आई है, इसके साथ जिस किस्म के लोग वजीर आजम बनते हैं वो भी पाकिस्तान की कुछ तरक्की की राह में कुछ रुकावट डालते हैं। मुल्क चलाने जैसे संजीदा काम लगता है कि इस मरतबा जो है जो मौजूदा टीम है उसकी बस की बात लगती नहीं है। कर्जा लेना जरूरी हो गया, कर्जा भी इतना चाहिए कि किस्तें भी अदा हो जाए, फिर साथ साथ उसका सूद भी अदा हो जाए। बहरहाल बहुत सा काम है जो अभी करना है और उसके बाद तरक्की की राह को कोई हमवार कर सकता है। आज हमारे पास जो गेस्ट हमने इनवाइट किए वो है सीनियर एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट और ग्रुप एडिटर हैं इसरार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आईएमएफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार समेत 30 से ज्यादा महकमों और इदारों के साथ एक गहरे राब्ते के साथ चंद माह के बाद कुछ सेकंड करप्शन और गवर्नेंस जो डायग्नोस्टिक मिशन है वो पाकिस्तान उसने भेजना है या भेज रहा है। तो बताएंगे आप कि इसके बाद कुछ और मजीद पेचीदगियां हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए, ये यूं ही स्मूथली चलता रहेगा सब कुछ? पेचीदगियां किस चीज की होंगी? पेचीदगी होती है जब दोनों तरफ में से कोई एक फरीक जो है वो कोई ऐसी शरायत या कोई ऐसी बात रखे जो सामने वाले को कबूल ना हो। तो पाकिस्तान तो फिजिकली आईएमएफ के सामने लेट चुका है। कोई भी एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को खुद मुख्तार कहता हो, क्या आईएमएफ का वफद जो है वो अमेरिका जाके अमेरिका के चीफ जस्टिस से ये सवालात कर सकता है उनके जुडिशियल सिस्टम के ऊपर? क्या आईएमएफ का वफद जो है अमेरिका आके किसी भी खुद मुख्तार इदारे के सरबराह से वे पूछ सकता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। तो पाकिस्तान के पास तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसपे वो कोई अड़ सके या वो कर सके। हम तो प्रैक्टिकली आईएमएफ के गुलाम हो चुके हैं। हम 1 रुपए की सब्सिडी अपनी मर्जी से हुकूमत किसी को नहीं दे सकती। हुकूमत अपनी मर्जी से किसी एक को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सकती। सही। तो आपको इस बात से समझ आनी चाहिए कि जिस मुल्क के हुक्मरान इतने बेबस हों कि वो अपनी आवाम को रिलीफ भी एक इदारे से पूछ के दे रहे हों, तो फिर आपको बात क्लियर हो जाती है कि हम आईएमएफ के। ठीक है राना साहब, ये भी मैं पूछना चाहूंगी ना कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एहतसाब की अदालत, रजिस्ट्रार, मतलब 30 से ज्यादा महकमे एक बड़ी चीज है, बड़ी बात है। तो अगर वहां से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाता है, वो इस पर किसी एक्शन लेने का कह देते हैं, यहाँ तो आप बात करें ना पैसे की लेन देन की, लेकिन किसी एक्शन की बात कर देते हैं, तो क्या पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस एक्शन को भी परसू करेगी, उस एक्शन को भी लेगी? देखिए एफएटीएफ क्या है, वो यही तो है जिसमें वो आपको सारी सैंक्शंस लगा देते हैं कि आपके इदारे ये करेंगे, आपके इदारे ये करेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली वही सब कुछ वो कह रहे होते हैं जो हमने करना होता है। हाँ, ये अब आईएमएफ का जो वफद आया हुआ है, पाकिस्तान आ गया हुआ है। आज हमारे वजीर खजाने ने कहा है कि ये कोई इमदाद जो हमने नई लेनी है उस लिए नहीं आए हुए। फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि किस लिए आए हैं। वो ये नहीं बता रहे कि वो जून में पेश होने वाले बजट के लिए आए हुए। बजट बना के देना उन्होंने। सही। तो जो मुल्क अपना बजट अपनी मर्जी से खुद नहीं बना सकता, तो उससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो कितना पाबंद हो चुका है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का या मॉनिटरिंग जितने भी इदारे हैं उनका। ये अब आया आईएमएफ का वफद, ये हमें बताएगा कि आपने टैक्स कलेक्शन कितनी करनी है, आपने कैसे ये पैसों को तकसीम करना है, आपने क्या करना है। तो बजट तो उन्होंने बना के देना है। अभी खैर बनाए पाकिस्तानी ये जो इनको ड्रामा किया है कि जी 6 रुपए 7 रुपए पेट्रोल वो सस्ता कर दिया है, इतना बड़ा ड्रामा हुकूमती सतह के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान में कोई साफी कोई 2 जुमले बोल दे तो उसमें पेका ऑर्डिनेंस लग जाता है। हुक्मरानों पे नहीं लग रहा कि आप हम कौम को बेवकूफ बना रहे या झूठ बोल रहे हैं। और अब आने वाले बजट में जो नए टैक्सेस लगेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता चला जाता है? ट्रम्प की, अगर मैं अभी तो आईएमएफ की बात हो रही थी, आगे अगर हम बात करें तो ट्रम्प का जो टैरिफ है वो अमेरिका में जल्जला तो आया ही है,
उनका कहना था कि बतौर यूरोपीय यूनियन जो था उस पर 20%, चीन पे 34%, भारत पे 26%, पाकिस्तान पे भी, जबकि पाकिस्तान में यहाँ पे खुशियां मनाई जा रही थी कि जी ट्रम्प जो है अब उस तरह नहीं करेंगे, ट्रम्प जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, ट्रम्प ने ये कर दिया है। लेकिन ट्रम्प ने 29% टैरिफ आयद किया है। तो ये जो टैरिफ लड़ाई है इसमें पाकिस्तान का मसालती रास्ता अख्तियार करने का फैसला कर लिया। जैसे आप कहना कि वो लेट गए, सो यहाँ पर भी उन्होंने यही किया है। तो पाकिस्तान में जो आयद किए गए अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात पर असर पड़ेगा, फिर महंगाई पे भी असर पड़ेगा और बाकी मसाले जो मसाले हैं उन पे भी असर पड़ेगा। हम देखें जो इंपोर्ट होती है ना, वो ज्यादातर उसकी जो बेसिक इंपोर्ट है वो उसका ताल्लुक होता है अमीरों से, ठीक है, और उनसे रिलेटेड सारा कुछ अमेरिका से स्पेशली जो हो रहा होता है। तो अमीर लोगों को तो खैर इससे कोई फर्क नहीं। 29% अभी ये निगोशिएबल है, अभी कौन सा लागू हो गया है। अभी ट्रम्प साहब जो है ना सज्जी दिखा के खबी कराते हैं, डराते हैं, और उसके बाद फिर अपनी मर्जी की कोई 2-3 चीजें कर लेते हैं। अभी तो इस रीजन में एक नई जंग छिड़ने जा रही है, एक बड़ी जंग मैं देख रहा हूं। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में अपने में फैमिली से कह रहा था कि आई एम स्मेलिंग बारूद इस फिजा के अंदर। और ईरान से अगर अमेरिका के मामलात सीधे ना हुए तो मेरी इतला तो ये भी है कि बलग्राम एयर बेस जो है अमेरिका ने दोबारा ले ली है, उनके कंट्रोल में चली गई है, और वहां पे एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। कुछ हाई ऑफिशियल्स का भी मुझे सुनने में आ रहा है कि वो वहां पहुंच गए। तो पाकिस्तान तो हर तरफ से पिस गया हुआ है। पाकिस्तान एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जो बेक वक्त 2 चौधरियों से फ्लर्ट करती है, कभी चीन से इजी लोड करवाती है, कभी अमेरिका से इजी लोड करवाती है, ठीक है ना। दोनों के साथ डेट मारने की कोशिश करती है और समझती है कि मैं चीन से डेट मारूंगी तो अमेरिका को नहीं पता चलेगा, अमेरिका से डेट मारूंगी तो चीन को नहीं पता चलेगा। भाई दुनिया बदल गई है। अब जो रजिया है ना वो इतनी स्मार्ट नहीं रही कि वो दोनों चौधरियों से बेवकूफ बना ले। पाकिस्तान को किसी एक तरफ खड़ा होना है, और पाकिस्तान किसी एक तरफ अभी खड़े होने की किसी पोजीशन में नहीं है। सही। अच्छा, ये जो एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिल आ गया है, सो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, वजीर खारजा, नून लीग सब खामोश रहे। कितने % आपको लगता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ये जो एक्ट आया है, ये जो बिल आया है, ये पास हो जाएगा? कितने % आपको लगता है? या आपको लगता है कि वाकई वो इसी काम के लिए है कि यहाँ पे जमहूरियत लेकर आई जाए, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि सज्जे दिखाकर खब्बे मारने की कोशिश करता है ट्रम्प, तो ये भी पाकिस्तान की सियासतदानों को या एस्टेब्लिशमेंट को एक कंट्रोल करने के लिए एक डरावा है कि जी देखिए आपके पास ये बिल आ गया, या तो फिर हमारा ये काम कर दीजिए, या कुछ ऐसा ही लगता है ये के लिए काम कर रहा है? शैला, सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए है। अच्छा। और अमेरिका माजी में भी इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता रहा है। प्रेसलर तरमीम आई, कैरी लोगर बिल आया, इसी तरह आते थे, ठीक है ना, इसी तरह एक्सप्लॉइट करते थे वो उन चीजों को ना। तो अब भी ऐसे ही है। और एक्चुअली तो फिर मैं वही वाली बात करूंगा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जब ईरान के खिलाफ मुआज़े जंग खुले तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़े होने के बजाय अमेरिका के साथ खड़ा हो, अदरवाइज उसे सैंक्शंस का सामना करना पड़ जाए, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर अमेरिका को डेमोक्रेसी की इतनी ही तकलीफ है तो अमेरिका हर दफा डिक्टेटर के पीछे क्यों खड़ा होता है? अयूब खान का माथा क्यों चूमता है? याहिया खान को रेड कारपेट क्यों देता है? परवेज मुशर्रफ को जो है रास्ते में फूल क्यों बिखेरता है? अगर अमेरिका को इतनी ही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से मोहब्बत हो तो ये डिक्टेटर्स को क्यों उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता है? ये तो खुद प्लान करके इस खित्ते के अंदर डिक्टेटर लाते हैं। जब इन्होंने कोई बड़ा काम करना होता है तो उससे पहले ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप को छुट्टी करवाते हैं ताकि एक बंदे से बात करने में आसानी हो जाए। सियासतदान तो फिर पार्लियामेंट में कहते हैं जी उससे मंजूर करा लेनी है, अभी हमने अवाम से वोट लेना है। तो फिर ये एक सेटअप ऐसा लाते हैं जिसमें एक बंदे से बात हो जिसने अवाम को जवाब नहीं देना होता, उससे बात हो जाती है। आप माजी उठा के देख लें, अयूब खान से शुरू होके और परवेज मुशर्रफ तक, ज़ियाउल हक तक, अमेरिका लाने वाला था सबको, और इट इज ऑन द रिकॉर्ड, ये तो हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो इन्हें डेमोक्रेटिक बिल की तक एकदम पेट में, पंजाबी में कहते कड़ाल पड़ रहे हैं ना, ये सब हमें ड्रामा है, ठीक है। अदरवाइज अमेरिका जिस जगह चाहे कि डेमोक्रेसी हो, मैं देखता हूं कैसे नहीं हो सकती।
अमेरिका के हाथ में तो हमारी शारक है, हम वेंटिलेटर पे हैं माशी तौर पे। अमेरिका आज इशारा कर दे हम फिर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट पे चले जाएं, एफएटीएफ में आप IMF पैसे रोक दे, वर्ल्ड बैंक पैसे रोक दे, बाकी मुल्क हमारे साथ कारोबार बंद कर दे, मर जाएंगे। तो ये कोई इतना अमेरिका के को डेमोक्रेसी से इश्क नहीं है। इमरान खान को ट्रंप की फुप्पी का पुत्र नहीं है कि ट्रंप कहे कि मैंने नहीं पता, मैंने तो उसे रिहा करवाना ही करवाना है। तो सर ये अगर ऐसा होता जो खुश हो रहा है तो मेरे ख्याल में फिर इनकी खुशी आधी खत्म, जो भी समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप जब यहाँ बैठ के तज्जिया कर सकते हैं तो वहां के रहने वालों को नहीं पता कि ये इस वक्त डेमोक्रेसी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ना इमरान खान के लिए हो रहा है। इमरान खान का कंधा इस्तेमाल करके अपने जाती मफाद ट्रंप लेंगे। देखें, डूबते को तिनके का सहारा होता है, ठीक है। एक ऐसी पार्टी जिसके साथ ना सिस्टम खड़ा है, ना अदालतें खड़ी हैं, ना उनके साथ कोई खड़ा है, उन्हें सब पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि एक शख्स को तोड़ने के लिए आपने क्या क्या नहीं तोड़ दिया। आपने आइन तोड़ दिया, कानून तोड़ दिया, अदालतें तोड़ दी, इंसाफ तोड़ दिया, ठीक है। और आपको पता है कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी। जज जो है जमानत लेते हैं, बाद में कहते हैं कि यार हम भी बेबस हैं। तो स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है और एक जेलर जो है वो कहता है मैं नहीं मानता इसको। क्या किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर को ग्रेड 18 का अफसर इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये सारा कुछ, अब वो बेचारे क्या करें, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो इधर टक्कर मारते हैं, इधर टक्कर मारते हैं, वो कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं कोई तो हमें रिलीफ मिल जाए। इमरान खान को 200 मुकदमात में आपने जेल में बंद किया हुआ है। पाकिस्तान के बच्चे को पता है ये मुकदमात जाली हैं। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि उसे सजा दी जा रही है। तो अब ऐसे में अगर वो ये देखते हैं कि यार शायद अमेरिका से कोई हमें सपोर्ट मिल जाए, कहीं से मिल जाए, तो क्या इट इज अननेचुरल? इट इज क्वाइट नेचुरल। सही तो राणा साहब ये भी तो बताइए ना कि इमरान खान से ऐसे क्या, अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो जितने पिछले 3 साल से उनको बंद कर रखा है, आपने जैसे आप बता रहे हैं कि कितनी कुछ खत्म कर दिया, अपने ऊपर ये लेबल भी लगवा लिया कि जी यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है, मतलब सब कुछ कर लिया। तो इमरान खान से बेसिकली मुतालबात क्या है, मतलब अब क्या है एक जेल में बंद इंसान से? एक्चुअली इमरान खान ने अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया और एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। ये जो इक्तिदार की जंग होती है बड़ी जालिम होती है। इसमें बीच दरमियानी रास्ते नहीं होते। 9 मई एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर 9 मई बकौल एस्टेब्लिशमेंट के करने वालों को इबरतनाक सजा ना मिली तो आइंदा फिर कोई इस तरह की वो कर सकता है। तो उनके लिए ये एक पॉइंट ऑफ ईगो है और इमरान खान के लिए पॉइंट ऑफ सर्वाइवल है। अगर वो ये बात मान ले कहते थे कि मैंने 9 मई ऐसे कराया तो वो ही प्रूव गिल्टी और फिर वो एक वो हो जाएगा। और अगर वो ये एस्टेब्लिशमेंट साबित नहीं कर पाती तो उनका केस बड़ा वो हो जाएगा। इसीलिए 26वीं तरमीम हुई, सारा कुछ हुआ ताकि ये स्पीड ही कुछ हो सके। लेकिन मैं मुसलसल कई अरसे से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान जिन क्राइसिस में घिरा हुआ है, पाकिस्तान को एक इमरान खान जैसे कदावर शख्सियत की जरूरत है, जिसकी बैनुल अक़वामी से भी हो, जिसका बैनुल अक़वामी कद काट भी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो और जिसकी अवाम के अंदर भी ट्रस्ट लेवल हो। पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है तो आपको एक ऐसी लीडरशिप चाहिए। और अगर मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान में बैठ के कहता हूं, वैसे तो एक जुमला यहां मैं कह दूं कि ये जितने भी मोहम्मद बिन कासिम बाहर से तकरीरें कर रहे हैं ना, तज्जिया निगार, ये सब वो हैं जो यहाँ से जाके महफूज मचानों में बैठ के तज्जिए कर रहे हैं। जो यहाँ बैठ के मेरे जैसे लोग बात कर रहे हैं ना अभी भी, असल में तो जहाद हम लोग कर रहे हैं, जो इस माहौल में और इन क्राइसिस और वल्नरेबल एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के सच बात करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ। राणा साहब, आपने एक चीज अभी कही कि उसके साथ, इमरान खान के साथ कोई भी नहीं है, जाहिर है जुडिशरी भी नहीं है, कुछ उसके लोग भी नहीं है। एक आपने पीछे देखा है कि कुछ लोग जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये मेरी लीडरशिप है, तो वो भी नहीं है। एक खतरनाक काम ये भी तो हो रहा है ना कि जो बात इमरान खान जेल से कहते हैं वो बाहर नहीं पहुंच पाती है, और जो कुछ कहते हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। और हैरानकुन तौर पर कल आपने देखा कि अली अमीन को पाबंदी के बावजूद पूरे प्रोटोकॉल के साथ इमरान खान से मिलने भी दिया गया, जबकि अलीमा खान को इजाजत नहीं दी गई है। तो आपको क्या लगता है, अगर अलीमा खान इमरान खान की रिहाई की तहरीक को लीड करती हैं तो क्या अलीमा खान का साथ देंगे लोग? आप एक तरफ बात समझे,
तहरीक कैसे चलती है। तहरीक के लिए आपके पास तंजीम का होना, वसाइल का होना और अवाम से कनेक्शन का होना और अवाम में उस तहरीक के लिए विलनेस होना बहुत जरूरी है। आप चारों चीजें पीटीआई लैक कर रही है। कनेक्टिविटी कोई नहीं, लीडरशिप कोई नहीं, वसाइल कोई नहीं, अवाम तैयार कोई नहीं। ठीक है, आपने इन्होंने 2-3 फोके एहतजाज करा के अवाम के इश्ताल को ठंडा करा दिया तरीके से बाय डिजाइन। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि अलीमा आपा निकले भी तो अवाम कैसे निकलेगी। पंजाब की अवाम तो इंतहा दर्जे खौफ का शिकार है। जो 9 मई के नाम पे पंजाब में हो गया, लोगों के घरों में घुस के औरतों से जिस तरह बदतमीजियां हुई, बच्चों को उठा लिया गया, घरों में तोड़ फोड़ कर दी गई, तो उसके बाद पंजाब, वैसे भी पंजाब जो है वो कोई, आप, मैं महफूज जुमला कहना चाहता हूँ, पंजाबी कोई इतने हम वो लोग नहीं है कि हमको पता नहीं हर वक्त हथेली के ऊपर सर रख के निकले रहते हैं। ठीक है ना, हम तो तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं, फिर उसके बाद अपना कोई वो किरदार अदा करने की। पंजाब बिल्कुल ठंडा है। मरियम साहिबा ने अपने पुलिस के जरिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए पंजाब को बिल्कुल ठंडा कर दिया। जहां जरा सा पीटीआई का कोई नाम लेते हैं, अगले दिन पुलिस पहुंची होती है वहां पे। तो खौफ इतना प्रिवेल कर चुका है कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को जायदादें बेच के निकाल के लेके आए हैं, अब वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है, वो डर जाते हैं गिरफ्तारी के नाम पे। सो अभी इन्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि अलीमा आपा बाहर निकले और निकल के कोई वो तहरीक चला सके। मुमकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। जैसे आप कह रहे हैं कि आप भी बात करते हैं और बहुत से लोगों को हम देखते हैं, कुछ लोग, कुछ सहाफी रह गए हैं जो सारे के सारे हैं वो कुछ बाहर चले गए, और कुछ जो है वो पीका कानून को देखते हुए वो उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह की बात की जानी चाहिए, या सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। हमने बहुत सी सहाफियों को देखा, एक मैं खातून को देख रही थी जो कह रही थी कि सहाफत को ताहरत की जरूरत है, और जब वो इमरान खान के दौर में ये कानून था पीका का, तो वो कहती थी कि आज जो है वो काला कानून है। तो ऐसे हमने बहुत देखे हैं। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए भी बहुत से लोग सहाफत अभी भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए भी। तो क्या नून लीग को अंदाजा है कि कानून जो आज बना रहे हैं कल ये खुद भी फंस सकते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे इस वक्त बैठी हुई कोई भी हुकूमत के लोग हो। तो उनको नहीं लगता कि ये किसी भी वक्त कोई भी टाइम बदल सकता है? ऐसा तो नहीं है, ज्यादा लोग भी गए थे और लोग भी चले गए यहाँ से, तो उनको नहीं लगता कि हम भी फंसेंगे इसी तरीके से, हम पे भी मुकदमात होंगे? देखें, ये जो सरकारी पैसों पे हज करने वाली हज्जन बीबियां है ना, और वो फिर 2 मुंह होते हैं उनके। इमरान खान के दौर में पीका जो है वो ड्रैकुला कानून है, और आज के दौर में वो जो है ना वो बड़ा नेकी का सिंबल है। ये इस तरह के बिकाऊ मालों को तो मैंने कभी साफ ही समझा ही नहीं। ये तो एक्टर हैं जो स्क्रीन पे बैठ के मेकअप करके झूठ बोलते हैं और गलत बयानियां करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूं कि मैं इस पाकिस्तान में बैठ के बात करता हूँ, और आप वो गवाह इस बात की कि मैं खुल के बात करता हूँ। लेकिन मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूं, मुझे इस बात का पता है कि मैंने क्या बात कैसे कहनी है। सहाफी वो नहीं है जिसे ये पता है कि क्या कहना है, सहाफी वो जिसे पता है कि क्या नहीं कहना, और जो कहना है वो किस अंदाज में कहना है। तो पीका ऑर्डिनेंस को पहली दफा कहे, सहाफियों पे तो कब की पाबंदी है। मैं बार बार कहता हूं कि पीका ऑर्डिनेंस सहाफियों के लिए नहीं है, पीका ऑर्डिनेंस सोसाइटी के लिए है। सहाफियों को तो ये इदारों से निकलवा देते हैं, सहाफियों की तो नौकरियां खत्म करवा देते हैं, सहाफियों के तो यूट्यूब चैनल ये स्लो करवा देते हैं। ठीक है, असल में जो सोसाइटी के लोग हैं जो ये जुल्म सितम अपने तौर पे लेके अपलोड करते थे, ये उनका रास्ता रोकने की कोशिश है, ताकि मुआशरा एक जंगल बन जाए और जिसमें सब शेर फिर सके और शेर के खिलाफ कोई एहतजाज ना कर सके। लेकिन मैं एक जिंदगी सहाफत में गुजर गई, मैं आपको बताता हूं कि दुनिया की कोई ताकत सच नहीं रोक सकती। आप ये भूल जाएं कि सच को कहना कोई रोक सकता है। हम बोल रहे हैं सच, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे और भी होंगे जो बोल रहे हैं, और हम बोलते रहेंगे। हम जब तक सहाफत करेंगे ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये जिन हज्जनों की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे तो इनके ऊपर हंसी आती है कि इनकी इतनी सी तो औकात है कि हज जैसा मुकद्दस फरीजा भी सरकारी पैसों से करते हैं और करके फख्र से कहते हैं कि हाँ जी हमने किया था। सही। अच्छा, एक और चीज, अब हम देखते हैं कि हुकूमत जिस तरह से भी चल रही है, चाहे वो फॉर्म 45 की और 47 की है, लेकिन बिलावल हमें अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो इस हुकूमत में है ही नहीं। चलिए वो भी आप उस रोने को भी छोड़ दीजिए। अब वालिद जो है वो किनाल की मंजूरी दे बैठे हैं, बेटे साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी मैं इस पे तहरीक चलाऊंगा, सियासत करूंगा। तो ये पानी का मसला तय नहीं हो जाना चाहिए?
और ये बता नहीं देना चाहिए कि ये साइन जो हुए हुए ये आपके वालिद मोहतरम के तो हुए हुए, फिर किस चीज की सियासत, फिर किस चीज की तहरीक? पता नहीं मुझे आपके प्रोग्राम में ये मिसाल देनी बनती है कि नहीं, कि अगर कोई औरत कहे कि मैंने निकाह नहीं किया तो उससे कोई पूछे भाई 5 बच्चे कहाँ से आ गए। अगर तुम हुकूमत में नहीं हो तो सदर तुम कैसे बन गए, सिंध तुम्हें कैसे मिल गया, तुम्हारा चेयरमैन सेनेट कैसे हो गया, तुम गिलगित बल्तिस्तान में जाके कैसे बैठ गए, तो फिर कश्मीर में तुम कैसे हिस्से तुम्हें मिल गया, गवर्नर पंजाब तुम्हारा कैसे आ गया, गवर्नर केपी के तुम्हारा कैसे आ गया, पहली खातून है। आई एम सॉरी मैंने ऐसी मिसाल दी, लेकिन फिर कोई पूछे तो सही कि ये 6 बच्चे जो जने गए अगर तुम्हारा निकाह नहीं हुआ तो ये कहां से आ गए। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो आज रोना रो रही है कि मिनट्स तब्दील हो गए और हम सदर मुमलिकत ने ऐसे नहीं कहा था और यूं नहीं कहा था, तो भाई मुझे एक बात का जवाब दें, हमें आरिफ अलवी की तो समझ आती है कि उनका एक सेक्रेटरी ने उनके साइन करके कहा जी ये नोटिफिकेशन सदर साहब की तरफ से हुआ है, तो आप भी वहीं पे हैं, तो आप क्यों हैं? ऐसी क्या क़यामत आ गई है यार, आपको सदर से चिमटना जरूरी है। अगर आपके पास आपके हाथ में कुछ नहीं है, दे इंक्वायरी का हुक्म दे सदर मुमलिकत, फौरी तौर पे इंक्वायरी कंडक्ट करे। ही इज ये क्या नाम है हमारा, वो चीफ ऑफ स्टाफ है सदर मुमलिकत। अगर उसके मिनट्स महफूज नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कौन महफूज है? फिर तो कोई भी नहीं। जरदारी आए एक कदम बाहर और जरदारी ऐलान कहें कि मैं तहकीकात कराना चाह रहा हूं। अगर वो नहीं कराना चाह रहे तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी सिंधियों से धोखा कर रही है। जब उन्हें नजर आया कि अब चीजें हो गई हैं और उसके बाद अब वो सिंधियों को बेवकूफ बनाने के लिए जो पिछले 40 साल से बना रहे, बीबी भुट्टो की शहादत के बाद सिंधियों के साथ जिस तरह ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह धोस धांधली से ये वहां जाके बैठे हुए, ये आए एक तरफ आ जाए फिर इधर आ जाए, इधर आ जाए। और बिलावल भुट्टो भी आज क्या कहते हैं, अब या तो अगर नहीं है आप हिस्सा तो फिर छोड़ दें ये सारी चीजें, मेजर बेनिफिशियरी हैं आप। आज शहबाज शरीफ साहब ने, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, आज शहबाज शरीफ साहब ने जो इजलास किया उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं अपने इत्तेहादियों की मुशावरत से लेते हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर का कि तुसी मिठा मिठा तुसी खाई जाओ ते गाना सानू पुआई जाओ। सही सही, बिल्कुल सही कहा कि अगर आप नहीं है तो फिर आप हुकूमत छोड़ दो। हुकूमत छोड़ने में कितनी देर जाती है, बिल्कुल मतलब टाइम नहीं लगता। अच्छा आराम से पीपल्स पार्टी की मिसाल ना उस औरत जैसी है जिहड़ी ना नसदी है ना वसदी है, ठीक है ना, ना हंसदी है ना फंसदी है। भाई कहीं तो खड़े हो जाओ, ठीक है ना, अगर बसना नहीं है तो भाग जाओ, बिल्कुल ठीक है, भागते भी नहीं हो, बसते भी नहीं हो, अजीब लोग हो तुम। सर उनका डर तो नहीं है जिनका सबको डर है कि जी जबरदस्ती, क्योंकि नून लीग भी कह चुकी है कि जी हमें तो ये चाहिए, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं और बहुत से कह चुके हैं कि ये हुकूमत तो हमें चाहिए नहीं थी, हम तो जबरदस्ती बैठे हैं। तो हो सकता है उन्हीं लोगों ने इनको भी जबरदस्ती बिठा दिया हो कि जी आपको तो बैठना पड़ेगा, आपको खिलाना पड़ेगा। फिर कहें कि ये निकाह बिल जबर है, कहें कि कनपटी पे पिस्टल रख के हमारा निकाह कराया गया, कहें ना, कहते भी नहीं हो तुम, ठीक है, और आप एतराफ भी नहीं करते, इकरार भी नहीं करते और मजे भी लेते हो। और जनाब अली अब झूले में पवन के आई बाहर और गाने भी गाते हो और जनाब अली साथ साथ थूक कहते हो जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। यार ये कौन सा तरीका है? या आप साइड के इधर खड़े हो या इधर खड़े हो, ये दरमियाने रास्ते होम्योपैथिक जो है ना, इससे आप, इसी ने तो पीपल्स पार्टी को रुस्वा कराया पूरे पाकिस्तान में। बीबी शहीद के दौर तक ये था कि खंबा भी खड़ा करते थे वो जीत जाता था। आज आसिफ जो पंजाब में इलेक्शन लड़ते हैं उन्होंने कहा कि हम अपने पोस्टर पे जरदारी साहब की तस्वीर नहीं देंगे, हमें जो 4 वोट मिलने वो भी नहीं मिलेंगे। आप लोगों की मुनाफिकाना पॉलिसियों का नतीजा आज पीपल्स पार्टी का नाम पंजाब में लेने को कोई तैयार नहीं है। 90% जियाले हैं जो पीटीआई में बैठे हुए, 90%। मैं आपको बता रहा हूं कि 90% जियाले पीटीआई में बैठे हैं सिर्फ इन लोगों की वजह से कि उन्हें नजर आया कि यहां से हम मियां का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें पीटीआई में जाके मुकाबला करना है, और वो बैठे हुए वहां पे। अच्छा एक और चीज मैंने आपसे अभी शुरू में कहा था कि हमें लग रहा है कि हमने मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने जितना इमरान खान को बदनाम भी किया, उस जमाने में प्रोग्राम्स भी बहुत किए कि हम आइसोलेटेड हैं, हम आइसोलेट कर दिया है इमरान खान ने, हमें यहाँ से भी कुछ नहीं। लेकिन मैं एक और चीज बताऊं, आपने अमेरिका का भी हाल देख लिया, आपने और जगह का भी देख लिया, सब जगह चारों तरफ से। सऊदी अरब जिसमें हमारे जो खास तौर से नून लीग है वो हमेशा भाग भाग के जाते हैं सऊदी अरब, मसालत के लिए भी जाते हैं, अगर गारंटी चाहिए तो भी चाहते हैं, पैसा है तो वो भी चाहते हैं। तो सऊदी अरब ने वर्क वीजों के अलावा बाकी तमाम वीजों पर फिलफौर पाबंदी आयद कर दी है
13 अप्रैल के बाद पहले से जारी वीजा भी मनसूख तस्वुर होंगे और सऊदीया में दाखिले पर पाबंदी भी होगी। सिर्फ अकामा होल्डर्स जो होंगे वो वर्क वीजे पर सऊदी अरब का सफर कर सकेंगे। मतलब हमने कोई जगह छोड़ी नहीं है जहां हमारी बदनामी ना हो, जहां हमारी रुसवाई ना हो, जहां से हमें कोई ऐसा कोई अच्छा जेस्चर ना मिल सके। क्या क्या कामयाबी हासिल की इस हुकूमत ने? देखें, यूएई ने भी पाबंदी लगा दी हम पे, अमेरिका हमारे सफीर को वापस भेज देता है, ठीक है ना। तो हम तो पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह गए, और ये जुमला मैं बड़ी तकलीफ से कह रहा हूँ। मुझे बड़ा दर्द है, मुझे बहुत तकलीफ फील होती है कि ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि इसके ऊपर ऐसे लोगों को बिठा दिया जाए जो हमारी जग हसाई का सबब बने, और या जिनकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान आज इतना बेतौकीर हो जाए कि उसका सब पासपोर्ट उठा के लोग ऐसे करके फेंक दें। हमसे ज्यादा वैल्यूएबल तो अफगानिस्तान का पासपोर्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। किसकी वजह से हुआ? पिछले 40 साल में जो कुछ आपने किया, आज उसको भुगत रहे हैं आप। सऊदी अरब, आप तो कहते थे कि एमबीएस हमारा बचपन का लंगोटिया, हम तो कट्ठे कैंचे खेलते थे, हैं, हम तो कट्ठे स्टापू खेलते थे, और हम आएंगे तो एमबीएस बार बार मैसेज कर रहा है कि यार वो मैंने पैसे भर के डॉलर के बैग अलहदा, यूरो के अलहदा, रियाल के अलहदा रखे, तुम आओ और मैं जल्दी से लेके आऊं पाकिस्तान $100 बिलियन रुपयों के, लो यार लो इस्तेमाल करो। वो तो आपको एक रुपया नहीं देने को तैयार। आप 10 दौरे कर चुके हैं, हर दौरे के बाद कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में तरक्की के मंसूबों पे इत्तफाक। वो इत्तफाक फाउंड्री है जेडी चलन ही नहीं रही। आप हर दफा एक ही बात करते। आपकी पॉलिसियों ने हमारा बेड़ा गर्क किया, और अभी भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम नहीं समझ रहे, हम नहीं सीख रहे। हम अपनी अनाओं की दीवारों खड़ी करके उसके अंदर बंद कर चुके हैं खुद को, और जब लोग, जिन मुमालिक के अंदर शख्सियात अपनी अनाओं के कैदी हो जाए, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ते होते। बिल्कुल सही। बहुत मुश्किल है इस मुल्क का सुधरना, बहुत मुश्किल है इस राह रास्त पर आना, और हमारे जो मुल्क है उसकी इकोनॉमी को एक ट्रैक पे चलाना। लास्ट कमेंट चाहूंगी पाकिस्तान के हवाले से कि आगे कुछ महीनों में या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में क्या देखते हैं? कुछ मसाइल हल होता देखते हैं, मजीद गंभीर होता देखते हैं, कुछ और मसाइल आता देखते हैं, नेशनली इंटरनेशनली क्या देख रहे हैं आप? एक तो ना, मैं एक बात आपको कह दूं कि इन तमाम हालात के बावजूद मैं मायूस नहीं। मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, उसने कुरान में कहा था कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये मुश्किलें इतनी मुझ पे पड़ी कि आसान हो गई। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलेगा, और ये तो दुनिया का एक असूल है कि कोई चीज मुस्तकिल नहीं रहती, ठीक है ना। ये वक्त भी गुजर जाएगा, और मैं आपके प्रोग्राम में आपको कह रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा, इमरान खान बाहर आएगा, बहुत ताकत से आएगा, बहुत तगड़ा होके आएगा, नेल्सन मंडेला जैसा होके आएगा, इमाम खुमैनी जैसा होके आएगा, और इंशाअल्लाह ताला ही विल चेंज द पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने बदलना ही बदलना, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि जो प्रेडिक्शन राणा साहब दे रहे हैं इसे याद रखिएगा, उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी याद रखिएगा। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.